बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। निफ्टी 147 अंक गिरकर 16,500 के करीब हुआ बंद। सेंसेक्स में भी करीब 500 अंकों की गिरावट। बैंक निफ्टी में दिखा 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी। एफएमसीजी, आईटी और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। शानदार रहे एशियन पेंट्स के जून तिमाही के नतीजे। आय करीब 54% बढ़ी। वहीं बजाज ऑटो के मार्जिन में भी दिखा सुधार। निफ्टी में एलएनटी के नतीजे हुए जारी। 22% बढ़ी आय, मार्जिन और मुनाफे में भी सुधार। पहली तिमाही में 41,800 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। 2 दिन में करीब 20% टूटा जोमैटो का शेयर। इन्वेस्टर लॉक इन खत्म होने से शेयर में गिरावट। हालांकि आगे ग्रोथ को लेकर जेफरीज बुलिश, 100 रुपए का दिया लक्ष्य। कमजोर नतीजों के चलते तांडला प्लेटफॉर्म का शेयर 20% टूटा। जून तिमाही में मुनाफा 28% घटा। मार्जिन और आय में भी कमी। एचयूएल की पेरेंट कंपनी यूनिलीवर ने बिक्री का गाइडेंस बढ़ाया। पहली छमाही में अनुमान से ज्यादा बिक्री के बाद गाइडेंस में बढ़ोतरी। कंपनी के सीईओ एलन जॉप ने कहा, कीमतें बढ़ाने से सेल्स उम्मीद से बेहतर। ब्राजील में एमएनएम की ट्रैक्टर प्लांट लगाने की तैयारी। स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के बल पर बाजार में पैठ बनाएगी कंपनी। ईटी के हवाले से खबर। ग्रीन एनर्जी में अडानी ग्रुप $70 बिलियन का करेगी निवेश। अडानी एंटरप्राइजेस की एजीएम में चेयरमैन गौतम अडानी ने दी जानकारी। कहा, लॉजिस्टिक्स के साथ जोड़ेंगे एनर्जी प्लेटफॉर्म। और कल आएंगे बजाज फाइनेंस, मारुति और टाटा मोटर्स के नतीजे। बजाज फाइनेंस के मुनाफे में 131% उछाल का अनुमान। मारुति की आय करीब 46% बढ़ने की उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए बता दें सबसे पहले क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। जोमैटो लगातार फोकस में है। 2 दिन की भारी गिरावट के बाद अब यहां पर जेफरीज काफी बुलिश नजर आ रहा है। क्या वजह है इसके पीछे, जानेंगे शो में आगे। कैसे रह सकते हैं कल आने वाले नतीजे, कुछ प्रीव्यूज लेकर आएंगे आपके लिए। साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में शामिल। और हमने देखा हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में आज भी लाल निशान के साथ कारोबार हुआ। निफ्टी करीब 147 अंक गिरकर 16,484 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में हमने करीब 500 अंकों की गिरावट देखी। निफ्टी बैंक में भी 300 अंकों से ज्यादा की बिकवाली रही। एफएमसीजी, आईटी और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। दिन भर बाजार में और किस तरह की हलचल रही, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। देखिए, आज बाजार में बहुत ही टाइट रेंज में, एक तो बिजनेस रेंज में आपको आज कारोबार देखने को मिला और इनफैक्ट बायस नेगेटिव की तरफ क्लोज हुआ है। 16,500 आप अगर पूरे ट्रेडिंग सेशन को सुबह से लेकर यानी 9:15 से लेकर 2 बजे तक का, 2:30 बजे तक का ट्रेड देखें तो बहुत ही एक जैसा लग रहा था, लल। लेकिन 2:30 बजे के बाद, 2:45 बजे के बाद आपने जो 16,500 का लेवल पहले तोड़ा और उसके बाद आप उसी लेवल के आसपास सस्टेन हुए और उसके बाद देखिए और वीक क्लोजिंग हुई है। तो यानी 16,500 एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो सपोर्ट था वो यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है। अब हो सकता है कल थोड़ा डेंट हमें ज़्यादा दिखे, गैप डाउन के साथ बाजार खुले। और एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको बाजार आई कर रहा है वो एक फेड की कमेंट्री, जिसके कारण भी एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है, और दूसरा ये एक्सपायरी वीक है। आज बाजार में कुल मिलाकर आप देखें तो किसी भी तरह की आपको कोई भी सेक्टर से स्ट्रेंथ नहीं दिखी। इनफैक्ट ड्रैगर्स की अगर बात करें तो फिर से एक बार फिर टेक्नोलॉजी पैक की था जिससे सबसे ज़्यादा बाजार को खींचा। लेकिन उसके अलावा आप ना बैंक से आज सपोर्ट मिला, ना आईटी से, ना मेटल से, और ना ही किसी और दूसरे सेक्टर से, ना फार्मा और एफएमसीजी स्पेस से। आज टिपिकली आपको जिन भी स्पेसेस में अर्निंग के ट्रिगर के चलते कुछ मूवमेंट देखने को मिली थी, वहां पर आपको वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर पहले 5 ड्रैगर्स की बात करें निफ्टी पे, तो उनमें वेटेज के हिसाब से भी निफ्टी में इन्फोसिस ने लगभग 40 पॉइंट से ज़्यादा ड्रैग किया आज इंडेक्स को। एक्सिस बैंक रिजल्ट्स के बाद हमने देखा कि यहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी। एचयूएल, डॉक्टर रेड्डीज, फार्मा, एफएमसीजी, उन पैक में भी आपको कहीं से भी कोई लीडरशिप नहीं देखने को मिली। और इनफैक्ट बजाज ऑटो के नंबर से वहां से भी आपको किसी तरह की लीडरशिप नहीं दिखी। पूरा हफ्ता, इस हफ्ते में भी कई सारे बड़े नंबर्स हैं। कल मारुति के नंबर्स हैं, बजाज फाइनेंस के नंबर्स हैं, और उस नंबर
से पहले आज बजाज फाइनेंस में तो आपको अच्छी मूवमेंट दिख रही थी। इनफैक्ट बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस में रिजल्ट्स और बजाज फिनसर्व में बोनस का ट्रिगर, वहाँ पर ज़रूर आपको एक्शन देखने को मिला। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो ये दो बड़े गेनर्स थे। उसके अलावा एफएनओ में अगर कुछ गेनर्स की बात करें तो बहुत सेलेक्टिव पॉकेट्स और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। एनबीसीसी में आपको रियल एस्टेट स्पेस में अच्छा एक्शन देखने को मिला। डेल्टा, सन टीवी, यहाँ पर आपको अच्छे एक्शन देखने को मिले। इसके अलावा सीमेंट पैक में आपको रैमको, जेके सीमेंट, यहाँ पर क्लियरली आपको स्टॉक एक्शन देखने को मिला और कुछ नंबर्स लाइक ईएच होटल के नंबर्स आए, वहाँ पर एक्शन देखने को मिला। इन टोटलिटी आज एक रेंज बाउंड सेशन था, नेगेटिव बायस के साथ हम क्लोज हुए हैं। 16,500 ब्रेक होने के बाद अब शायद 16,350 तक की भी एक बार के लिए बात हो रही है और देखना होगा कि कल अब किस तरह से बाजार की ओपनिंग होती है, या फिर जब तक फेड की कमेंट्री नहीं बाजार सुन लेता किसी तरह की मूवमेंट बाजार, वन डायरेक्शनल मूवमेंट बाजार देगा भी या नहीं। तो कल के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल, फोकस यहाँ पर फेड की कमेंट्री पर ही रहेगा। देखते हैं बाजार कल कैसे ट्रेड करते हैं, लेकिन इस बीच तैयारी कल की करवा देते हैं आपको। आज मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विपुल कांकरिया और आशीष महेश्वरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विपुल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। 16,500 के नीचे क्लोजिंग हुई है। कई लोग अलग अलग लेवल्स को इंपॉर्टेंट मान रहे थे। 16,600 के ऊपर हम लोग कुछ सेशंस रहे, लेकिन 16,500 के नीचे की क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अगर हम टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो? सर, टेक्निकल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज ये क्लोजिंग डिसाइसिव थी इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए। अब स्ट्रक्चर देखिए, ये लग रहा है कि मार्केट अभी जो नीचे की तरफ एक गैप है, गैप फिलिंग के लिए चले जाएगा, जो कि 16,350 तक है। करीबन यहाँ से और 150 पॉइंट की गिरावट हम देख सकते हैं निफ्टी में। और जो फेड की कमेंट्री है, रेट डिसीजन जो आने वाला है, वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, तो उस बेसिस पे मार्केट अपना डायरेक्शन आगे लेगा। ओके, करेक्ट। यहाँ पर फेड की ही बात मैं आपसे आशीष करना चाह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चर्चा चल रही थी बाजार में कि 0.75 से 1% तक की जो बढ़त है वो बाजार ने फैक्टर इन कर रखी है। फिर अब चिंता किस बात की है, क्योंकि क्लियरली बाजार कोई मूव डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है और हर कोई ये कह रहा है कि जब तक फेड की कमेंट्री क्लियर नहीं होगी तब तक शायद कोई डायरेक्शन दिखे भी नहीं। देखिए, बिल्कुल एक थोड़ा सा बाजार को करेक्शन का एक बहाना चाहिए था और मेरा मानना है कि बस वही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो फेड की इवेंट है बस उसकी एक टाइम वैल्यू बचा है, क्योंकि मालूम है सबको कि 0.75 से 1% तक जो राइज होने वाला है, तो वो तो होके रहेगा। तो उसको ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया। उसके चलते हुए हमने देखा नहीं किसी दूसरे एसेट क्लास में कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम हो रहा है। तो मैं इसको एक नॉर्मल मुनाफा वसूली पहली बात कहना चाहूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो एक बड़ी इवेंट है, तो इससे पहले जो ट्रेडर्स एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ले लेते हैं कि वीक की शुरुआत में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इनफैक्ट जो लोग लास्ट वीक में नहीं, इसके कारण से हमने थोड़ा सा घबराहट का माहौल देखा बाजार में और थोड़ा मुनाफा वसूली है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये शायद कल भी जारी रहेगा और परसों से फिर बाजार मूवमेंट दोबारा ले सकता है। परसों तक कुछ क्लैरिटी आ भी जाएगी कि फेड क्या फैसला ले रहा है और शायद कल के सेशन में भी हमको कुछ दबाव देखने को मिले ही। चलिए, ये तो ब्रॉडली बाजार की बात हुई। शुरुआत हम स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा से करते हैं और आज एक स्टॉक जो लगातार फोकस में पिछले 2-3 सेशन से था, आज भी था, वो है जोमेटो का। इशू प्राइस से करीब 30% ये नीचे फिसल चुका है अब। लेकिन जोमेटो के शेयरधारकों के लिए एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि जेफरीज को लगता है कि यहाँ पर आगे तेजी रहने वाली है। एक रिपोर्ट लेकर आई है जेफरीज। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, क्यों उनको लगता है कि जोमेटो में यहाँ से तेजी आएगी? मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है मेरे साथ। विनी, बताइए क्या पॉइंट्स निकाले हैं जेफरीज ने जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कुछ तेजी हो सकती है स्टॉक में? हमने देखा है कि जोमेटो का शेयर पिछले कुछ महीनों में काफ़ी प्रेशर में रहा है। कल भी काफ़ी प्रेशर में था, 10% डाउन से ज़्यादा फॉल हुई थी। पर आज एक जेफरीज की नोट आ रही है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि काफ़ी कन्विक्शन उनका है उनकी कंपनी पे, जोमेटो पे। वो बाय मेंटेन कर रहे हैं जोमेटो की स्टॉक पे और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 100 रुपीज़ पर शेयर। उन्होंने ये भी कहा है, हाँ स्टॉक बिल्कुल प्रेशर में रहा है, ग्लोबल पीयर्स से अंडर परफॉर्म भी किया है लास्ट 1 to 3 मंथ्स में। पर ओवरऑल ग्लोबली जो देखे, क्योंकि फेड टाइटनिंग पॉलिसी आ रही थी, इन्वेस्टर्स कैश पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ग्लोबली भी फूड टेक कंपनीज ने प्रेशर देखी हुई है लास्ट 6 to 1 ईयर में। तो जोमेटो उस ट्रेंड में सिमिलर ही है ग्लोबल पीयर्स के हिसाब से ना। वो पॉजिटिव क्यू है स्टॉक पे। वो
कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने अपनी जो जर्नी है, जो उनका एम है कि वो बेटर यूनिट इकोनॉमिक्स फोकस करेंगे, अभी वो वहाँ पे काफ़ी फोकस्ड है। उसके अलावा कंपनी ने कहा है कि वो ब्रेक इवन भी करेंगे अपने फूड डिलीवरी बिजनेस में नियर टर्म में ही, तो वो एक फैक्टर है जो पॉजिटिव है जोमेटो के लिए, और ये जेफरीज हाईलाइट कर रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ओवरऑल जोमेटो की इबिटा परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि मैनेजमेंट लोअर CAC पे फोकस कर रहे हैं और MAUs भी इम्प्रूव करने की, दैट इज़ मंथली एवरेज यूजर्स इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और कंपनी ने ये भी कहा हुआ है कि वो कैश कंजर्व भी करेंगे, कैश भी बचाएंगे। तो ये एक मेन फोकस एरिया और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आ रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, जो जेफरीज को काफ़ी पॉजिटिव रख रहा है कि जोमेटो के स्टॉक पे। जेफरीज ने ये भी हाईलाइट किया कि वो बिलीव कर रहे हैं कि जो कंपटीशन है वो अभी जो कंपटीशन हाई कंपटीशन थी वो वर्स्ट पार्ट था, वो बिहाइंड है, और अब इंडस्ट्री प्रॉफिट देखने लगेगी। वो जो प्रॉफिट है, उनकी प्रॉफिट पूल है, वो इंक्रीज होने लगेगी अभी। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर भी है। नियर टर्म में यस, ब्लिंकिट की जो एक्विजिशन है वहाँ पे काफ़ी कैश बर्न हो सकता है, थोड़ा कंसर्न है वहाँ पे, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बट ऑल इन ऑल जेफरीज काफ़ी पॉजिटिव है जोमेटो के स्टॉक पे और मेंटेन कर रहे हैं बाय रेटिंग। शुक्रिया विनी उस पूरे एनालिसिस के लिए। रिपोर्ट आपने हमारे सामने रखी। आशीष, आप अग्री करते हैं जेफरीज के व्यू से? 100 रुपए का टारगेट दिया है, जोमेटो लेना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट जब ये ब्लिंकिट का एक्विजिशन भी हुआ था तो भी कई बड़े फॉरेन ब्रोकरेजेस ने बाय रेटिंग दिया था वहां पर और अग्रेसिव टारगेट्स दिए थे, बट मुझे तब भी बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं था, क्योंकि मेरा मानना है जो ब्लिंकिट का बिजनेस मॉडल पे इतना बड़ा कैश खर्च करना जोमेटो जैसी कंपनी के लिए जो इतने चलिए चलिए ठीक है आशीष, आपके ऑडियो में कुछ समस्या है, लेकिन आपका जो मैसेज है वो क्लियर है कि यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए इसको। विपुल, क्या ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है जोमेटो में? शायद शॉर्ट के ही मौके बन रहे हो, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, अभी तो शॉर्ट के ही मौके चल रहे हैं। पोजिशनिंग कल जब मैंने उसको रिव्यू किया था तो मेरे इमीडिएट टारगेट्स आ रहे थे अराउंड 39 एंड 31 के आसपास। तो जो स्टॉक है आज करीबन 41 के आसपास पहुंच चुका था टेक्निकल बेसिस पे। काउंटर यही है, इट्स अ सेल ऑन राइज। हम क्योंकि ये F&O में नहीं है तो इसको पोजिशनल कैरी नहीं कर सकते। इंट्राडे में अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल ऑन राइज की तो वही जारी रहेगा। जब तक ग्राउंड रियलिटी इसकी चेंज नहीं होगी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आएगा निवेशक को बैलेंस शीट पे 2-4 क्वार्टर के लिए, तब तक मैं रिवर्सल नहीं देख पा रहा फिलहाल जोमेटो में, और ये सेल ऑन राइज स्टॉक ही रहेगा फिलहाल। चलिए, तो फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं अगर आप ट्रेडर हैं जोमेटो पर, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है तो इसको अवॉइड कीजिए। आशीष ने बहुत क्लियरली बताया कि बिल्कुल उनको वो बुलिश नहीं है इस स्टॉक पर। अगले स्टॉक की बात करते हैं, नतीजों की चर्चा कर लेते हैं। सीजन चल रहा है यहाँ पर रिजल्ट का। बजाज ऑटो ने अपने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं? मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए मेरे साथ। सौमित, कैसे दिख रहे हैं बजाज ऑटो के नंबर्स? बजाज ऑटो के Q1 के जो नंबर्स है वो एनालिस्ट एस्टिमेट से काफ़ी अच्छे आए। अगर हम देखेंगे तो एनालिस्ट रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 7,650 करोड़ का, बट जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो करीब 8,000 करोड़ का है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एबिटा में भी करीब 100 करोड़ का बीट देखने को मिला है। एबिटा लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 16% से बढ़कर करीब 1,300 करोड़ के आसपास आया है। मार्जिन में भी 100 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिला है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में मार्जिन करीब 16.2% आया है। लास्ट ईयर ये नंबर करीब 15% के आसपास था। और नेट प्रॉफिट फ्रंट में अगर हम देखें तो इसमें भी करीब 11% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। और फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने करीब 1,170 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अब रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी को इसलिए देखने को मिला था क्योंकि कंपनी ने प्राइस हाइक लिया था, उसी के साथ फेवरेबल सेल्स मिक्स होने के कारण हमें 8% का YOY रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है। उसी के साथ जो 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन फर्स्ट क्वार्टर में आया है वो प्राइस हाइक, फेवरेबल सेल्स मिक्स और बेटर फॉरेन एक्सचेंज रियलाइजेशंस के कारण कंपनी ने ये अचीव कर पाई है फर्स्ट क्वार्टर में। उसी के साथ दो पॉजिटिव कमेंट्री जो कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में दी थी, पहली तो ये थी कि जो चेतक EV प्लांट है वो जून 2022 से शुरू हो गई, तो ये एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम शुरू हो जाती है कंपनी के लिए, जो कि EV है। EV और आगे चलते ये पॉजिटिव कमेंट्री है बजाज ऑटो के लिए। उसी के साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर के जो रेवेन्यू थे वो कंस्ट्रेन हो गए थे सेमीकंडक्टर इशू के लिए, बट आगे चलते ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अभी उन्होंने नए टाइप्स कर दिए हैं नए वेंडर्स के साथ। सो आगे चलते शायद सेमीकंडक्टर शॉर्टेज इशू कंपनी के लिए ना हो। तो ये दूसरी पॉजिटिव कमेंट्री आई है बजाज ऑटो के रिजल्ट से।
ओके, तो कमेंट्री भी पॉजिटिव, नंबर भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस समय विपुल क्या व्यू बन रहा है ऑटोज पर? खासतौर पे बजाज ऑटो के नंबर्स तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ब्रॉडली जब भी ऑटोज को पूरा देखें पिछले 1-2 सेशन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बाजार को। आज कोई भी ऑटो स्टॉक ले लीजिए, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, मारुति, सब में हमने गिरावट के साथ ही ट्रेड होते हुए देखा है। कोई पसंद आता है स्टॉक यहाँ पर आपको? नहीं, करंटली मैं थोड़ा सा जो इसमें करेक्शन दिखाई दे रहा है उसका वेट करूंगा खत्म होने के लिए। अब तक टेक्निकली कोई रिवर्सल साइंस दिखाई नहीं दे रहे, स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स। और अगर बजाज ऑटो की अगर बात करूं, तो जब तक कोई टेक्निकल रिवर्सल नजर नहीं आता चार्ट्स पे, तो हम लोग बाय करने की सलाह नहीं देंगे फिलहाल। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करके चलिए, यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं है। ऑटो स्पेस में गिरावट हम देख रहे हैं अच्छी खासी, तो देखते हैं उसके बाद कोई टेक्निकल रिवर्सल आए तो हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। एशियन पेंट्स ने भी जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं, ये कैसे रहे हैं? विनी एक बार फिर जुड़ रही है हमारे साथ। विनी बताइए, एशियन पेंट्स के नंबर्स कैसे रहे? एशियन पेंट्स ने अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट किए और वहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बीट आ रही है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आ रही है पेंट लीडर एशियन पेंट से। ओवरऑल मार्जिन देखे, रेवेन्यू देखे, प्रॉफिट देखे, सब फ्रंट पे बीट है, बेटर देन एस्टिमेट्स रिपोर्ट किए हैं एशियन पेंट्स ने नंबर्स। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है ये, डिस्पाइट जो चैलेंजेस देख रहे थे, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन देखी थी, उसके बाद भी कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी हुई है। नाउ जो डेकोरेटिव बिजनेस है, डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस, वहाँ पे भी कंपनी ने बताया है कि उन्होंने हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रोथ रिकॉर्ड किया हुआ है ओवर द पास्ट 6 क्वार्टर्स में। जो वॉल्यूम ग्रोथ है उससे काफ़ी बेटर वॉल्यूम ग्रोथ है डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस में, तो ये भी एक पॉजिटिव आ रहा है। और स्टर्डी ग्रोथ देखा है कंपनी ने अपनी ऑटो सेगमेंट और इंडस्ट्रियल कोटिंग सेगमेंट में भी, वहाँ पे भी रोबस्ट डिमांड देखी हुई है, तो वो भी एक लीड कर रहा है ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ को, ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ को भी। उसके अलावा पॉजिटिव सरप्राइज तो आई हुई है मार्जिन फ्रंट पे। इबिटा मार्जिन आए हैं 18% पे वर्सेस लास्ट ईयर जो थे अराउंड 16.4%, तो अराउंड 200 बेसिस पॉइंट की बात कर सकते हैं इबिटा एक्सपेंशन, मार्जिन एक्सपेंशन की। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग लेवरेज सपोर्ट कर रहा है इबिटा मार्जिन के परफॉर्मेंस को, और काफ़ी बुलिश कमेंट्री भी आ रही है मैनेजमेंट के। वेदर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें, वहाँ पे भी उन्होंने कहा है स्टेलर ग्रोथ है, ऑटोज में भी रोबस्ट डिमांड देखने की बात कर रहे हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस में भी उन्होंने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किए। तो ऑल इन ऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छी अर्निंग्स रिपोर्ट की है ये टाइम अराउंड, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है एशियन पेंट्स से। चलिए, तो यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा एशियन पेंट्स का। आशीष, आपने देखे नंबर्स, कैसे लगे आपको और क्या करना चाहिए एशियन पेंट्स में अब? मैं भी काफी इसमें सरप्राइजिंग फैक्टर रहे नंबर्स में, क्योंकि ऐसे नंबर्स उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्योंकि आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी देखें तो जो सेल है वो करीब 700 करोड़ बढ़ा है, वो भी जबकि इस क्वार्टर में कोई इतना बहुत बेहतरीन क्वार्टर पेंट इंडस्ट्री के लिए माना नहीं जा रहा था। और नेट प्रॉफिट भी 865 से उन्होंने 1023 करोड़ किया। तो बिल्कुल एक अच्छा प्रोडक्ट मिक्स, नए मार्केट्स में उनका एंट्री, और जो एक लीडरशिप पोजीशंस को वो एंजॉय करते हैं, तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर भी है, तो अल्टीमेटली वो पास ऑन हो पा रहे हैं। और कॉस्ट में उन्होंने जो कटिंग किया है तो उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो एबिटा मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल इस स्टॉक को किसी भी गिरावट में अब पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए, और ये दोबारा से 3500 रुपए के लेवल आपको जल्दी ही यहाँ पे जाता दिखाई देगा। किसी भी गिरावट में मौका देखिए और एशियन पेंट्स में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी 3500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एलएनटी के नतीजे भी आए थे अभी आशीष कुछ समय पहले। मुनाफा जो है वो 1174 से बढ़कर 1700 करोड़ के पार चला गया है। कंसोलिडेटेड आय जो है वो कुछ 29 करोड़ 300 से बढ़कर 35,000 करोड़, माफ कीजिए 29,000 करोड़ से बढ़कर 35,000 36,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। मार्जिन जो है उसमें मामूली बढ़त हुई है, 11% पे आ गई है। एलएनटी पर क्या व्यू है फिलहाल? जी, एलएनटी के वो जो नतीजे रहे हैं उम्मीद के हिसाब से ही रहे। और मेरा मानना है कि जो कैपिटल गुड सेगमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में हमने एक अच्छे स्टॉक में ओवरऑल रैली भी देखा हुआ है। और एलएनटी जनरली एक जाइंट है, पर वो सबसे लास्ट में मूव कर रहा है अभी भी। तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट चूंकि इनलाइन है, तो कोई बहुत ज्यादा अभी भी एंथुसियाज्म नहीं रहेगा एलएनटी के स्टॉक को खरीदने के लिए। तो इसे 1700 तक का वेट करें, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला एक साल एलएनटी के लिए अच्छा नजर आता है। ओके, तो 1700 तक के लेवल का वेट करें। बाय ऑन डिप्स एक बार फिर से, और आने वाला एक साल बेहतर दिखाई देता है, लेकिन कुछ गिरावट का इंतजार करें, फिर खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा एलएनटी। दो बड़ी ऑटो कंपनियों के नतीजे कल आने वाले हैं, उन पर भी फोकस कर लेते हैं। मारुति और टाटा मोटर्स। शुरुआत करेंगे मारुति से। क्या उम्मीद कर रहा है बाजार? मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही है मेरे साथ। सृष्टि, बताइए क्या उम्मीद है इस बार मारुति के नंबर से?
मारुति सुजुकी के इस बार अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 4% की गिरावट देखने को मिली है। और इस बार अगर नतीजे देखें तो सबसे अहम होगा इनके मार्जिन्स देखना, क्योंकि हमने देखा है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था Q1 FY23 में। इसका असर इनके मार्जिन्स पे होता हुआ दिखेगा और वॉल्यूम्स भी इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी क्योंकि सप्लाई चेन की दिक्कतें थी। ऑल्दो डिमांड के फ्रंट पे कंपनी की ऑर्डर बुकिंग काफ़ी हेल्दी है। इनके अगर नंबर्स की बात करें तो इसे साल दर साल कंपेयर करना ठीक नहीं होगा क्योंकि Q1 FY22 एक वॉश आउट क्वार्टर था। बट इसके अलावा आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। इनकी आय से उम्मीद है 25,953 करोड़ कंपनी की आय रहनी चाहिए और EBITDA नंबर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2182 करोड़ पे होना चाहिए। मार्जिन्स अगर देखें तो पिछली तिमाही इन्होंने 9.1% के मार्जिन्स घोषित किए थे। इस बार हमारी उम्मीद है कि वो घटकर 8.4% पे आनी चाहिए कमोडिटी इन्फ्लेशन और लोअर वॉल्यूम्स के चलते। और आखिरी में मुनाफे का हमारी उम्मीद है कि कंपनी 1533 करोड़ का एक नंबर जो है वो घोषित करेगी। ये तो रही इस बार के नंबर्स की बात, पर आगे चल के डिमांड को लेके क्या आउटलुक है, जो भी नए लॉन्चेस किए हैं कंपनी ने हाल फिलहाल, उसको लेकर किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है और आगे की पाइपलाइन कैसे वो देख रहे हैं लॉन्चेस के टर्म्स में, ये सारी चीज़ों पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। बिल्कुल, तो मारुति का मुनाफा करीब 3.5 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स के नतीजे भी आने वाले हैं और यहाँ पर एक बार फिर से लॉस का ही अनुमान बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो करीब 1700 करोड़ के आसपास का आ सकता है वर्सेस 4,450 करोड़ के लॉस के मुकाबले मार्जिन जो है वो करीब 9.25% जो है रह सकती हैं, जो पिछली बार करीब 8% के आसपास थी। तो ये दोनों जो स्टॉक्स हैं मारुति और टाटा मोटर्स, विपुल मैं आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि आपने ऑटो में अभी बताया कि आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक ये दोनों चार्ट्स देख सकें टाटा मोटर्स और मारुति, क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं नतीजों का इंतजार करूंगा, लेकिन अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कर सकता हूं इन दोनों में। सर इनमें भी अभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही बन रही है। जो टेक्निकली हम देख पा रहे हैं अभी सेल ऑन राइज का ही व्यू बन रहा है दोनों में भी फिलहाल। और अगर कोई निवेशक जाना चाहे तो मैं तो वेट करूंगा टाटा मोटर्स के लिए 410-420 के लेवल्स के आसपास आए। उस लेवल के आसपास मैं कोई रिवर्सल पैटर्न का वेट करूंगा और फिर वहां पर बाय करने का सोचूंगा। बट अभी फिलहाल सेल ऑन राइज है, वो आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं टाटा मोटर्स में। भी आप सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं। ऑटोज पर व्यू बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई देती है। लेकिन कुछ आज के जो एक्टिव स्टॉक्स थे उनकी बात मैं विपुल आपसे करना चाहूँगा। बजाज फिनसर्व पर नज़र डालिए, निफ्टी का टॉप गेनर, आज बाजार कमज़ोर था लेकिन ये स्टॉक करीब 7-8% तक चला भी। खबर भी आ रही है, स्प्लिट की खबरें आ रही हैं यहाँ पर, उसके अलावा बोनस की इशू की खबर आ रही है, लेकिन 6% ऊपर बजाज फिनसर्व। अब नई एंट्री करनी चाहिए या रुकना चाहिए अभी भी? अभी रुकना चाहिए फिलहाल। फ्रेश एंट्री अवॉइड करूंगा करंट स्तर पे, जब ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली आ चुकी है स्टॉक में। और पिछला जब एसबी अपन देखेंगे इसमें 11,000 से अब इसमें मार्केट पुल बैक के साथ में ये सीधा 13,500 तक आ गया था। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव मिल चुका है बजाज फिनसर्व को, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। फ्रेश एंट्री इस लेवल पे एडवाइस नहीं करूंगा। ओके, वेट एंड वॉच करेंगे। टांडला सॉल्यूशंस, टांडला प्लेटफॉर्म पर क्या व्यू होगा? ये स्टॉक आज 20% नीचे, नतीजे खराब थे। तनला सॉल्यूशंस भी अब जो नतीजे खराब थे वो दिखाई दे रहा है, टेक्निकली काफी वीक है। हो सकता है कि स्टॉक को हम बहुत जल्दी अराउंड 575 लेवल्स के आसपास भी देख ले, जो यहाँ पर चार्ट पे जो फॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो करेंटली इस काउंटर को मैं अवॉइड करूंगा। ओके, तो अवॉइड करना चाहिए। 20% नीचे ये स्टॉक था भी और अब तो 500-550 तक के लेवल भी शायद हो सकते हैं, तो यहाँ पर दूर रहें तो बेहतर है। ये तो हुई स्टॉक स्पेसिफिक बात जहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन था, लेकिन कल कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए आपको, ये जानते हैं हमारे मेहमानों से। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। आशीष, आपसे करना चाहेंगे शुरुआत। बताइए कल के लिए कौन से आइडियाज़ आप लेकर आए हैं आज? जी, दो आइडियाज हैं। एक तो बीएससी लिस्टेड स्टार हाउसिंग फाइनेंस है, जो 155 रुपए के आसपास खरीदा जा सकता है। इस कंपनी का जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे काफी बेहतरीन थे, करीब 474% कंपनी का इनकम बढ़ा था इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। और आगे जाके भी कंपनी मेरा मानना है अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। 150 के लेवल पे लेने की सलाह है और टारगेट इसका करीब 200 रुपए का 6 महीने का रहेगा। दूसरा स्टॉक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी करूर वैसा बैंक रहेगा।
ये ऑलमोस्ट एक दो स्टॉक में से जो है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो 52 वीक हाई के पास आ गया है, तो बिल्कुल इसमें एक बाय करने की सलाह है, क्योंकि मेरा मानना है जो क्वार्टर 1 में जो नतीजे आए थे वो बहुत बड़ा टर्न अराउंड था बैंक में, और बैंक ने 2018 से 20 में पूरा अपनी बैलेंस शीट क्लीन अप कर दिया है। तो इस क्वार्टर में भी काफी जबरदस्त नंबर करूर वैसा बैंक के आएंगे। तो आज इतने खराब मार्केट में भी आप देखिए स्टॉक 6% अप था, तो मुझे लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है इस वीक में भी बढ़ने का, और जब तक रिजल्ट आएंगे तब तक 70-72 रुपए भी हो सकता है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे बाइंग की सलाह रहेगी। तो एक बैंकिंग स्पेस करूर वैश्य बैंक, यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए लॉन्ग जाने की स्ट्रैटेजी, और एक बीएससी लिस्टेड स्टॉक है स्टार हाउसिंग फाइनेंस, इसमें भी लॉन्ग करने की सलाह। विपुल, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? मेरी तरफ से पहला स्टॉक जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो है आर्टेमिस मेडिकेयर। ये कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस एक्शन ब्रेकआउट दिया है इसने आज, और 52 वीक हाई की तरफ चल रहा है, तो इसमें ये मोमेंटम जारी रहेगा। आज भी हम देखें तो इसमें वॉल्यूम वेटेड ब्रेकआउट आया था। तो करंटली जो प्राइस का चल रहा है 56 के आसपास, एक करीबन स्टॉप लॉस 43 के आसपास रखे मैं 76, 76 और 92 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को पिक करूंगा। और जो दूसरा स्टॉक मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगा वो है आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज। अपेरेंटली इसने आज एक अपना पुराना रेजिस्टेंस क्रॉस करके एक डिसाइसिव क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम वेटेड ब्रेकआउट भी आया है इसमें, और ये हो सकता है कि यहाँ पर एक राउंड बॉटम पैटर्न बनाने के लिए, कंप्लीशन के लिए आगे ऊपर चले जाए। तो इस स्टॉक को करीबन 65 रुपए के आसपास बाई करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 51 का, और मेरे जो टारगेट्स इसके लिए हैं 89 और 102। चलिए, तो आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज और आर्टेमिस मेडिकेयर, ये दो स्टॉक जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। यहां पर ट्रेडर्स भी व्यू बना सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल और आशीष, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी की फिलहाल हम इस पूरे शो को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।